हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक फिजिक्स ट्यूटोरियल में। हम आज इस लेक्चर में इलास्टिसिटी का अगला लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हमने पढ़ा था कि प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं: यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुप्रयोग क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अनुप्रयोग देखेंगे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का उपयोग कहाँ पे। तो हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुप्रयोग देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुप्रयोग। तो हम यहाँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुप्रयोग दो वस्तुओं के प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना करने में कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ रबड़ और स्टील की प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना करनी हो, हमको ये बताना है कि रबड़ और स्टील दोनों में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है। तो यहाँ पर हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक की सहायता से बता सकते हैं कि कौन अधिक प्रत्यास्थ है। जनरली अगर हम देखें तो हम तो यही कहेंगे कि रबड़ बहुत अधिक प्रत्यास्थ है, परंतु अगर हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम रबड़ और स्टील के दो तार ले लेते हैं। रबड़ और स्टील के दो तार ले लेते हैं और दोनों तारों की लंबाई समान रखते हैं। दोनों तारों की लंबाई L है और उन दोनों की त्रिज्या जो है वो भी समान है। त्रिज्या जो है R है। ये तार हुआ और इसकी जो लंबाई है वो L है और यहाँ पर जो ये परिधि है इसका जो त्रिज्या है इस वृत्त का वो है R। हमने इस दोनों ही तारों पर, ये रबड़ का है और ये स्टील का तार, दोनों ही तार पे समान भार W लटकाया। जब लटकाया तो दोनों ही तारों में जो वृद्धि हुई वो अलग अलग हुई। इसकी जो वृद्धि है स्मॉल LR है और इसकी जो वृद्धि है स्मॉल LS। चूँकि यह रबड़ का तार है तो इस पर जब भार लटकाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही वृद्धि करेगा, क्योंकि रबड़ जो है वो स्टील से ज़्यादा ही कुछ तनता है। तो हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र से देखें तो y = होगा, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम स्टील के लिए लिखें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो स्टील के लिए होगा वो होगा mg। W = mg है यहाँ पे, गुणे ये L, लंबाई तो सेम है L, और πr², क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है इसीलिए इनका जो क्षेत्रफल होगा इसके वृत्त का वो होगा πr²। और जो भार लटकाने के कारण स्टील के तार में जो वृद्धि हुई है लंबाई में वो स्मॉल LS है। और ऐसे ही सिमिलरली हम रबड़ के लिए लिखें तो रबड़ के लिए लिखेंगे mgl πr²। यहाँ तक तो सेम है और इसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो LR की हुई है, स्मॉल LR। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, YR/YS = ये फार्मूला YR की जगह पर mgl/πr²LR, और ये YS की जगह पर mgl/πr²LS, क्योंकि mgl से mgl कट गया, πr² से πr² कट गया, तो ये आपको मिलेगा LS/LR।
तो यहाँ पर आपको मिला वाई आर अपान वाई एस इज इक्वल टू एल एस अपान एल आर। क्योंकि हम जानते हैं कि रबड़ की जो लंबाई में वृद्धि है एल आर जो है वो स्टील की लंबाई में वृद्धि से ज़्यादा है, तो ये मान जो है इस मान से ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा है तो कभी भी इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक से सदैव कम आएगा, एक से हमेशा ही कम आएगा। अगर हम स्टील रबड़ के तार में अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की, तो कभी भी होगा तो स्टील के तार में जो वृद्धि होगी वो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब 5 से कम ही होगी। तो जब हम 3/5 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, तो सीधी सी बात है, तो इनका अनुपात 1 से कम होगा। तो आपको यहाँ वाई आर अपान वाई एस का जो अनुपात मिलेगा वो 1 से कम मिल रहा है। तो ये वाई आर जो होगा लेस देन वाई एस, ये कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे वाई एस इधर जाएगा तो वाई आर। तो यहाँ पर मिल जा रहा है कि जो स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो रबड़ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टील का तार है वो रबड़ के तार से अधिक प्रत्यास्थ है। लेकिन हमको तो देखने में ये लगता है कि रबड़ का तार जो है स्टील के तार से अधिक प्रत्यास्थ है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने प्रत्यास्थता गुणांक की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें यह पढ़ी थी कि प्रत्यास्थता जो है किसी वस्तु का वह गुण है कि जो अपने ऊपर आरोपित विरूपक बल के कारण जो उसके अंदर परिवर्तन होता है उसका वह विरोध करता है। अब अपने ऊपर आरोपित विरूपक बल का बाह्य विरूपक बल का वो सदैव ही विरोध करता है। तो अगर हम रबड़ पे कोई बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो ज़्यादा तनता है या दबाते हैं तो ज़्यादा दबता है, इसका मतलब ये कम विरोध कर रहा है बाह्य विरूपक बल का। और जो स्टील है, स्टील का तार है, वो चूँकि ठोस है उसको हम दबाएंगे तो वो बहुत कम दबेगा, इसका मतलब वह बाह्य विरूपक बल का पूरी तरह से विरोध कर रहा है। तो उस परिभाषा के माध्यम से भी देखें तो ये सही है, स्टील का तार जो होता है वो रबड़ के तार से अधिक प्रत्यास्थ होता है। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ठोस वस्तु जो होते हैं वो मुलायम वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। तो यहाँ अब हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी अपने भार के कारण ही किसी तार की लंबाई में वृद्धि। जैसे हमारा दूसरा जो अनुप्रयोग होगा, अपने भार के कारण किसी तार की लंबाई में वृद्धि। जैसे हम यहाँ पर एक तार ले लेते हैं और इस तार का जो भार है W है, W बराबर mg, तार का द्रव्यमान है, और g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, और इसकी लंबाई जो है कैपिटल L है। तो हम बता दें कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु या सजीव हो या निर्जीव हो, उसका जो भार होता है उसके केंद्र में केंद्रित होता है, उसके सेंटर में हो। ऐसे अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य का भी अगर कहीं से भार हमें नापना हो तो हम उसका जो भार अगर जो कंसीडर करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो उसके शरीर के बीचों बीच से माना जाएगा। वैसे ही यहाँ तार का जो भार है वह उसके सेंटर पे केंद्रित है। तो यहाँ पर इसके सेंटर की जो दूरी है वो L/2 है, और इसके खुद के भार के कारण इसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है वो स्मॉल l की होती है। तो यहाँ पे जो इसका भार है वो है WF बराबर, क्योंकि ये जो भार है यहाँ बल का कार्य कर रहा है, इसी भार के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो यह एक बाह्य विरूपक बल का कार्य कर रहा है। ये F बराबर W और W बराबर mg है। और हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और चूंकि हमने यहाँ पर तार का द्रव्यमान जो माना है वो m माना है, तो तार का जो द्रव्यमान हो गया वो m हो गया। और आयतन हम लेंगे तो ये इसके क्रॉस सेक्शनल का एरिया और गुणे ये
लंबाई इसका, तो ये इसका आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर है और इसकी जो लंबाई है वो कैपिटल एल है। यहाँ पे इसका घनत्व तो हम रो से दिखाते हैं, यहाँ रो इसका घनत्व है। तो यहाँ से हम यम का जो फार्मूला निकालेंगे, यम इज इक्वल टू रो, और इस एरिया को हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं। ये मान लेते हैं वेयर जहाँ पर आपका ए है वो पाई आर स्क्वायर है, और इसे रो ए इंटू कैपिटल एल से डिनोट कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर W बराबर एम की जगह पर, W नहीं एफ बराबर ले लीजिए, एम की जगह पर हम लिख दे रहे हैं रो ए एल, रो ए एल, और यहाँ हो गया जी। यहाँ जो रो है वो तार का घनत्व है, ये तार का घनत्व है। और हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक से जानते हैं y इज इक्वल टू बल एफ गुणे एफ इंटू एल अपान एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर जो उसकी लंबाई में वृद्धि है वो स्मॉल एल की है। तो यहाँ पर हम जो इसकी लंबाई लेंगे वो यल न लेकर L/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम भार देख रहे हैं, भार को कंसीडर कर रहे हैं, वो उसके सेंटर से कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा L बराबर L ना होकर L/2 होगा। तो यहाँ से हमको निकालना है कि इसकी लंबाई में जो वृद्धि है अपने भार के कारण, हमको स्मॉल एल निकालना है। तो स्मॉल एल बराबर हो जाएगा इसी फार्मूले से F इंटू एल ए इंटू वाई। और चूँकि हम जानते हैं कि यल जो है वो यफ जो है, यफ की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे, तो रो ए एल इंटू जी, और यहाँ इस जो है एल एल ना होकर L/2 होगा, और ये आपका ए इंटू वाई। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपको मिलेगा रो जी इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। ये किसी तार में अपने भार के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। यहाँ हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुप्रयोग करके किसी तार में खुद के भार के कारण लंबाई में जो वृद्धि होती है उसका व्यंजक प्राप्त कर लिया। तो स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा तार का बल नियतांक। तार का बल नियतांक। तो तार के बल नियतांक का जो फार्मूला होता है वो होता है K इक्वल टू एफ अपान एल। यहाँ जो एफ है तार पे बल लगाया जा रहा है, और एल जो है उसकी लंबाई में वृद्धि है। अगर हम एल का मान 1 ले लें तो K इक्वल टू हो जाएगा एफ। तो यहाँ से हम तार के बल नियतांक का परिभाषा दे सकते हैं कि तार की लंबाई में एकांक वृद्धि के लिए, यहाँ हमने यल को 1 मान लिया, तो यहाँ से परिभाषा बनेगा कि तार की लंबाई में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक बल की मात्रा ही उसका बल नियतांक कहलाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तार की लंबाई में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक बल की मात्रा ही तार का बल नियतांक कहलाता है। और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 माने तो हम जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा से जो
एफ अपान स्मॉल एल जो होता है वाई ए अपान एल के बराबर होता है। तो हम एफ अपान एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा के इक्वल टू वाई ए अपान एल। ये तार के बल नियतांक का परिभाषा हो गया, फार्मूला हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक के टर्म में। तो इसे हम एक बार ध्यान से देख लें। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पाइसन अनुपात, द पाइसन रेशियो क्या होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कोई वस्तु ले लेते हैं और उसका लंबाई हम एल कंसीडर कर लेते हैं, और जब हम लंबाई की दिशा में बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि है डेल एल की हो रही है, और हम किसी वस्तु पर जब लंबाई की दिशा में बल लगाते हैं तो जो उसका व्यास होता है वो व्यास संकुचित होता है। देखिए अगर इसका व्यास डी है तो क्या होता है, इसकी लंबाई में वृद्धि होने के कारण इसका व्यास जो है घटकर डी माइनस डेल्टा डी हो जाता है। यानी यहाँ पर जो इसके व्यास में कमी हुई वो डेल्टा डी की हुई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इसका व्यास है इसकी लंबाई में जो की दिशा में जो बल लग रहा है उस बल के लंबवत दिशा में संकुचन हो रहा है, और ये जो बल के लंबवत दिशा में संकुचन होना या बल की लंबवत दिशा में वस्तु में जो विकृति होती है उसको हम बोलते हैं पार्श्व विकृति, और पार्श्व विकृति को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। पार्श्व विकृति और इसकी लंबाई की दिशा में जो विकृति होती है इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। और इसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो पाइसन अनुपात होता है, पाइसन अनुपात की जो परिभाषा होती है वो पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। तो पाइसन अनुपात क्या हो गया, पाइसन अनुपात बराबर होता है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। इसे दर्शाएं तो बीटा अपान एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा जो है वो उसके व्यास में जो विकृति है पार्श्व विकृति बोलते हैं डेल्टा डी अपान टी, और जो एप्सिलॉन होता है वो होता है डेल्टा एल अपान एल। अब इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पाइसन अनुपात को हम सिग्मा से दिखाते हैं तो सिग्मा इक्वल टू हमको मिल जाएगा डेल्टा डी अपान डेल्टा एल अपान एल, या यही हमारा हो जाएगा पाइसन रेशियो या फिर पाइसन अनुपात।